तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से मैं हिंदी का सिलेबस लेकर के आ गया हूं, जो 5 नंबर एक्सरसाइज का आपका ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव, अगर वीडियो आप लोगों ने थ्योरी का सब्जेक्टिव का नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज उसे देखिए। और हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपका वीडियो नहीं छूटा है तब। वीडियो अगर छूटा हो तो शायद क्वेश्चन छूट सकता है, और वीडियो जा करके देखिए और देख करके आइए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए, कोई जो क्वेश्चन अगर छूटने वाली होगा उसे इसमें क्लियर करते चलेंगे। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि क्लास 10th का हिंदी गद्य खंड है, जो कहानी का है। क्या जी का? कहानी वाला भाग है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि 5 नंबर एक्सरसाइज है नागरी लिपि। क्या है? 5 नंबर एक्सरसाइज नागरी लिपि का है, और इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल निचोड़ का इसी में से है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से आने वाला नहीं है एग्जाम में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल को टोटल आपको मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले आप समझिएगा कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख आपको कहाँ से मिलता है। आरंभिक मतलब शुरुआत वाला जो लेख है, ये इस लेख मतलब आप सबूत कह सकते हो कि शुरुआती का जो लेख है, सबूत है लिखा हुआ, वो हमें कहाँ से मिलता है। जो नागरी लिपि का होना चाहिए। क्या लिपि का? नागरी लिपि का। तो नागरी लिपि का जो लेख हमें मिलना शुरू हुआ है, ये हमें 8वीं 9वीं सदी से मिलना शुरू हुआ है। यानी कि यहाँ पर 8वीं 9वीं से ये जानेंगे कि 8वीं 9वीं से हमें मिलना शुरू हुआ है। अब ये जानेंगे कि भारत में 8वीं 9वीं से मिलना तो शुरू हुआ, लेकिन हमें 8वीं ईस्वी से 8वीं सदी से कहां से किस क्षेत्र से शुरू हुआ, और 9वीं सदी से किस क्षेत्र से शुरू हुआ। लेकिन यह शुरुआत की बात कर रहा, तो शुरुआत हम लोग ये जानेंगे, शुरुआत आपको 8वीं आएगा। आपको पहले बता दिए हैं कि 8वीं और 9वीं, इसमें आपको जो राइट आंसर है ये आपको बता देते हैं कि राइट आंसर पहले कौन है। तो पहले राइट आंसर ये देखेंगे कि दक्षिणी भारत इसका राइट आंसर होगा। वैसे तो आपका पूरा का पूरा होगा, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत सभी जगह ये बिल्कुल हुआ है। लेकिन जो सबसे पहला बार जो आपको देखने को मिलता है, जो लेख मिला है, ये दक्षिणी भारत में मिला है। और आपको बताते चले अगर हम लोग, तो दक्षिणी भारत में है। ये दक्षिणी भारत में जो हमें लेख मिलना शुरू हुआ था, तो दक्षिणी भारत में 8वीं सदी से मिलना शुरू हुआ है। कब सदी से? 8वीं सदी से हमें दक्षिणी भारत में, और 9वीं सदी से उत्तरी भारत में मिला है। 9वीं सदी से क्या मिला है? उत्तरी भारत में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन देखिए, टाइम आपको लगाएंगे आपको समझाने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, टेंशन ना लीजिए, एक बार समझिएगा, क्वेश्चन आपको आगे तक भी याद रहेगा, या अगला क्वेश्चन भी इसमें क्लियर होते चलेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तो ये देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा जो दान पत्र, एक दान पत्र जिसमें आप देखे होंगे कहीं मंदिर मस्जिद में एक आगे एक बक्सा रखा हुआ रहता है, उसमें एक छेद किया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहता है कि दान पत्र। दान पत्र मतलब पैसा, यानी चंदा वाला जो रूप के रूप में आप पैसा देते हैं मंदिर में, या किसी भवन निर्माण या किसी भी कोई के काम के लिए अगर देते हैं, उसी को हम लोग दान पत्र बोलते हैं। दान पेटी को ही दान पत्र बोलते हैं। अब कहता है कि दान पत्र जो है, ये बेतमा का दान पत्र, बेतमा दान पत्र किस समय का है। ये कहता है कि 1020 से है, 1020 से है, 1021 से, 1022 से और 1023 से। 4 आपका ऑप्शन है। जो 4 ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है आपको मिलने वाला है, ए नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। 1020 से, 1020 से जो है ये राइट आंसर आपका है। क्लियर? आगे हम लोग चलेंगे कि आगे क्या कहता है। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। ये पहले नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे, बोले थे कि समझाने में थोड़ा देर होगा, लेकिन आगे वाला क्वेश्चन भी शायद क्लियर होते जाएगा। अगर पहला नंबर देखे अच्छे से तो इसको भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको बताए थे कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कब से लेख मिलना शुरू हुआ है। हमारे देश में तो सभी जगह लेख मिलना शुरू हुआ, लेकिन सबसे शुरुआत हमें 8वीं 9वीं शताब्दी में आपको लेख मिलना शुरू हुआ था, जो सबसे आरंभिक मिला था। लेकिन 8वीं और 9वीं में आपको बता दें कि सबसे, अगर 8वीं की बात किया जाए तो 8वीं आपका सबसे शुरुआत में होगा। क्या होगा? 8वीं जो है ये सबसे शुरुआत में 8वीं सदी में सबसे पहले मिला था, जो दक्षिण भारत में मिला था। कहाँ मिला था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अगर याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखते चलेंगे
कि दक्षिण भारत में, कौन भारत में, दक्षिण भारत में हमें 8वीं सदी से लेख मिलना शुरू हुआ था और 9वीं भारत में हमें कब कहां मिलना शुरू हुआ है, 9वीं भारत में, यानी 9वीं सदी से हमें उत्तर भारत में। हमारा क्वेश्चन पहले समझेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, आंसर बिल्कुल समझ में आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है ये 8वीं सदी से दक्षिण भारत में, 8वीं सदी से दक्षिण भारत में। और एक बात और बताए थे कि 9वीं सदी से हमें, 9वीं सदी से कब मिला था, 9वीं सदी से उत्तर भारत में मिला था। 9वीं सदी से कहा मिला था, उत्तर भारत में, 9वीं सदी उत्तर भारत। अब ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर भारत की बात कर रहा है या दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो उत्तर भारत की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, उत्तर भारत की। आज जब उत्तर भारत की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उत्तर भारत हमारा नीचे होगा, तो ये होगा 9वीं सदी से। कब होगा, 9वीं सदी इसका राइट आंसर है। कौन सा आंसर राइट है, 9वीं सदी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल याद रखेंगे कि 9वीं सदी है जो उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेख हमें मिलना आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। मिडिल स्तर की मतलब यह समझिए कि आप 8 क्लास तक का जो पढ़ाई होता है, जिसको प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत भी रख सकते हैं आप उसको, या स्कूली शिक्षा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कहता है कि गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में रखना पढ़ाई किए थे, मराठी में, पंजाबी में, बांग्ला में या अंग्रेजी में। तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे ये हमारा जो आंसर होगा ये मराठी भाषा में होंगे। क्या में होंगे, मराठी भाषा में। कौन भाषा में, मराठी भाषा में। यानी गुणाकर मूले जो है ये मिडिल स्कूल तक के जो पढ़ाई किए थे ये मराठी भाषा में किए थे। कौन भाषा में किए थे, मराठी भाषा में। क्लियर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मूले ने, यानी कि गुणाकर मूले की बात कर रहा है। मूले यानी कि आपका सर में इसमें डाला गया है लेखक का। तो गुणाकर मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। अंग्रेजी व हिंदी यानी कि दोनों एक ही कॉलेज में किए थे, एक ही विश्वविद्यालय में, यानी एक ही कॉलेज में, हिंदी और अंग्रेजी की। तो हिंदी और अंग्रेजी की जो पढ़ाई है वो इन्होंने कहा किए थे, यानी ए नंबर दिल्ली में, बी नंबर जौनपुर में, सी नंबर वर्धा में और डी नंबर इलाहाबाद में। जो इसका राइट जो आंसर है ये आपका वर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्धा में। गुणाकर मूले ने हिंदी व अंग्रेजी का, हिंदी और अंग्रेजी का पढ़ाई वर्धा से किए थे। कहां से किए थे, वर्धा से। गुणाकर मूले हिंदी और अंग्रेजी का पढ़ाई कहां से किए थे, वर्धा से किए थे। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा जी। आगे नंबर देखेंगे क्वेश्चन आपका। आगे नंबर क्या कहता है, कहता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जा सकती है। नेपाली भाषा है वो किस लिपि में लिखी जा सकती है। पहला गुरुमुखी लिपि में, दूसरा कहता है खरोष्ट लिपि में, तीसरा है ब्रह्मी लिपि में और चौथा है देवनागरी लिपि में। तीसरा है ब्राह्मणी लिपि और चौथा देवनागरी लिपि। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये आपका डी नंबर जो है राइट आंसर है। डी नंबर क्या कहता है, राइट आंसर। क्या कहता है डी नंबर, कहता है कि नेपाली भाषा जो है किस भाषा में लिखी गई है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है देवनागरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देवनागरी। क्या होंगे, देवनागरी। तो याद रखेंगे, कहता है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे पहले देख लेंगे क्वेश्चन कि 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। क्या होगा, ए, यानी कि 1935 में इनका जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था, 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में जन्म हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, तो ये तो हम लोग जाने कि 1935 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था, तो इसका जानेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। जो इसका राइट आंसर है कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का जन्म जो है ये महाराष्ट्र में हुआ था। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर। चलिए, मजा अगर आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन कि उन्होंने किस पुस्तक में
पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। गुणाकर मूले ने किस पुस्तक में, गुणाकर मूले जो है किस पुस्तक में पुरानी लिपियों के विस्तृत जानकारी और यानी कि अच्छे से दिए हैं? संस्कृत में, या अक्षर कथा, या प्राचीन भारत का इतिहास, या पूरा लिपि शास्त्र। कहता है कि पूरा लिपि शास्त्र। इन चारों लिपि की, चारों पुस्तक की बात करता है, चारों पुस्तक इन्हीं का लिखा हुआ है। इसमें किस पुस्तक में इन्होंने पुराने लिपि के, पुराने लिपियों की विस्तृत यानी कि बहुत ज्यादा जानकारी दिए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन आंसर होने वाला है? बी नंबर इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला नंबर यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, या बिलासपुर, या देवनगर? तो बिल्कुल याद रखेंगे कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, गुप्तों की राजधानी हम याद रखेंगे कि गुप्तों की राजधानी हम लोग पटना को जानते हैं। किसको जानते हैं? गुप्तों की राजधानी पटना को जानते हैं। और पटना का जो प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और क्या है? ये पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर और एक और है जिसको हम अजीमाबाद के नाम से भी जानेंगे और पाटलीग्राम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन एक और नाम है बाबू, वहां का जो है, इसे हम एक अपने देश को यानी कि पटना को, पटना एक नगर था, पटना क्या था? नगर। और वहां के राजा का वो उपनाम से यानी कि देव के उपनाम से जाना जाता था, यानी कि देव के उपनाम से जाना जाता था। तो उस देव के नगरी को देवनगरी यानी कि देवनगर कहा जाने लगा। यानी कि गुप्तों के समय में इसे देवनगर भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? देवनगर। क्या कहा जाने लगा? देवनगर। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? ये देवनगर कहा जाता होगा। क्या कहा जाता होगा? देवनगर कहा जाता होगा। गुप्तों की जो राजधानी है उसे देवनगर के नाम से जाना जाता होगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगला लिपि प्राचीन नगरीय लिपि की है। यानी बंगला जो लिपि है एक प्राचीन नगरीय लिपि का है। बंगला के अर्थ का होता है जो बताते हैं। तो कहता है कि पुत्री होगा, बहन होगा, भगनी होगा या बहू होगा। तो जो इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर बहन होगा। क्या होगा? बहन होगा। बंगला लिपि जो प्राचीन, बंगला लिपि जो है ये प्राचीन नगरीय लिपि की है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बहन होगा। क्या राइट आंसर है? बहन होगा। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द जो है ये किस लिपि में लिखी गई है? ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपको कुछ कुछ लगेगा बिल्कुल समानता की तरह कि नागरी लिपि में लिखी गई है, ब्रह्मी लिपि में लिखी गई है, या नंदी नागरी लिपि में लिखी गई है, और गुरुमुखी लिपि जो है तो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। तो केरल के जो शासक है, ये केरल के शासक है, इनके जो कथी पे जो मिला है, वीर केरल से जो मिला है, ये आपका जो होगा ब्रह्मी लिपि शायद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मी लिपि। लेकिन ब्रह्मी लिपि नहीं, यहाँ पर आप देवनागरी लिपि हम लोग का नहीं है, देवनागरी लिपि, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जो नगरी लिपि। और नगरी लिपि को आप कह सकते हैं कि नगरी लिपि को ही हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं, और नंदी नगरी भी लिपि भी कहा जाता है इसी को। क्या कहते हैं? नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और आपका अगर नंदी नागरी लिपि अगर यहाँ होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये नदी नागरी लिपि लिखा हुआ है। क्या है? नदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि अगर होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ये नहीं होगा। नागरी लिपि आपका राइट आंसर है। क्लियर? आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। कहता कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों में के लिपि को नंदी नागरी के नाम से दिया गया था? पहले पहल यानी सबसे शुरुआत में, पहले पहल की मतलब क्या होता है? सबसे शुरुआत, सबसे पहला बार, यानी पहला बार किस राजा के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता था। यानी नंदी नागरी लिपि जो है वो नाम दिया गया था। पहला नंबर जो ऑप्शन है जो देखेंगे कि देवगिरी के राजाओं का। दूसरा नंबर है कि विजयनगर के राजाओं का।
तीसरा नंबर राष्ट्रकूट के राजाओं के, और चौथा नंबर है चोल राजाओं के। चौथा नंबर क्या है? चोल राजाओं के। जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये बी नंबर ऑप्शन सही है। कौन नंबर ऑप्शन सही है? बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि विजयनगर के राजाओं का। क्या है? विजयनगर के राजाओं का जो है ये पहला बार राजाओं के लेखों पर क्या मिला था? नंदी नागरी नाम दिया गया था। क्लियर? अगला नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो ये कहेंगे कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? पहला नंबर है कि ललित शैली। बी नंबर आपका ऑप्शन है कि अभिनागर शैली, विभाट शैली और नागर शैली। विभाट शैली और नागर शैली। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, इसका राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि नागर शैली। क्या इसका राइट आंसर है? नागर शैली इसका राइट आंसर है। क्लियर? आगे हम देखेंगे, कहता है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण को टाइप कब बने? कहता देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप जो है ये कब बने थे? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी पहले या 11वीं सदी में? कहता है कि 20वीं सदी में या 11वीं सदी में, 2 सदी पहले या 2 दशक पहले। तो आपको बताते चले कि हम आपको पहले बताए होंगे कि ये 250 साल पहले हमारा जो है ये टाइपे शुरू हुआ था। देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में हमारा टाइप शुरू हुआ था कब? 250 वर्ष पहले। लेकिन यहाँ पर सदी की बात कर रहा है, वो भी मैं मुद्रण की, यानी कि पैसों पर। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा, ये आपका पहला नंबर होगा 2 सदी पहले। क्या हो जाएंगे? 2 सदी पहले हमको टाइप मिलना शुरू हो गया था मुद्रणों पे, यानी कि पैसों पर। क्लियर? अगला नंबर देखेंगे, कहता है कि नागरी लिपि का कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि है ये कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? सर्वदेशिक यानी पूरे देश में कौन सा लिपि है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था, फैल चुका था? तो जो इसका राइट आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 15वीं सदी में या ईसा पूर्व काल में? ईसा पूर्व मतलब 0 ईस्वी से पहले वाली बात, यानी 2000 ईस्वी चला, 2000 ईस्वी से पहले एक साल की बात करें तो उस समय की बात कर रहा है। यह 8वीं और 11वीं सदी में, और कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका 11वीं से 10वीं से 11वीं, 8वीं से और 11वीं सदी में। 8वीं से 11वीं सदी में आपको क्या मिलना शुरू हो गया था? ये नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि में क्या हो गए थे? प्रसिद्ध हो गए थे, प्रख्यात हो गए थे, यानी विख्यात हो गए थे। चलिए अगला नंबर हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले आज की नहीं, पहले दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि थी उसे हम क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे? तो पहले दक्षिण भारत के जो नागरी लिपि है उसे क्या कहते थे? नंदी नागरी कहते थे, या कोनकी कहते थे, या ब्रह्मी कहते थे, या सिद्धम कहते थे? ये क्या कहते थे? कहता है कि दक्षिण भारत यानी कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को हम क्या कहते थे? तो जो सिद्धम लिपि है ये सिद्धम लिपि कहते थे। क्या कहते थे? सिद्धम लिपि कहते थे। क्या कहते थे? सिद्धम लिपि। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने विषय पर कितने निबंध लिखे थे? ये 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक और 4500 से अधिक। तो जो इसका राइट आंसर है ये बी, यानी कि आप 2500 से अधिक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी कि 2500 से अधिक इनका क्या है? निबंध मिलता है। 2500 से अधिक की क्या मिलता है? निबंध इनका मिलता है। क्लियर? और हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, जो क्या कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूले के लिखा हुआ एक कहानी है। कहता है कि गुणाकर मूले के लिखा हुआ कहानी भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो डायरेक्टली है गुणाकर मूले की कहानी है। किसका है? गुणाकर मूले की कहानी। किनका है? गुणाकर मूले की कहानी। बिल्कुल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि गुणाकर मूले की ये कहानी है। किनका है? गुणाकर मूले की ये प्रसिद्ध रचना है, यानी कहानी है। क्लियर?
आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल। आरंभ काल मतलब हमारे देश में इस्लामी शासक कब आए थे और इसका आरंभ काल कब से शुरू हुआ। तो इसका आरंभ काल 12वीं सदी से, 13वीं सदी से, 14वीं सदी से या 15वीं सदी से। जो इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 12वीं सदी से। कब हो जाएगा, 12वीं सदी से इसका सारा चीज मिलता है, यानी कि इस्लामी धर्म का शासन काल मिलता है, यानी शुरुआत हुआ था 12वीं सदी से। क्लियर ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। तो गुणाकर मूल्य जो है, इनका मृत्यु हम आप लोग के परिचय में भी दिखाएंगे, परिचय में भी दिखाए और साथ में आप देखेंगे तो इसका हम लोग थ्योरी में भी क्लियर होते चलेंगे। तो 1995 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में। इसका राइट जो आंसर होगा ये आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु कब हुआ था, 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। क्लियर। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की आकृति और नागरी लिपि में सिया राम यानी कि राम सिया शब्द अंकित करवाए थे। ये शेरशाह सूरी ने और हरिहर ने और अकबर ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होने वाला है, ये राइट आंसर आपका अकबर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मुस्लिम शासक जो हमारे दिल्ली पे जो शासन करने वाले हैं, ये आपका अकबर हो जाएंगे राइट आंसर। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यानी 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि जो शीर्षक का नाम है, इसके लेखक कौन है। नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि शीर्षक के कहानीकार कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो लेखक की बात किया जाए तो गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल और क्या है, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और बाबू राम सक्सेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य। तो याद रखेंगे नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है गुणाकर मूल्य होंगे। कौन होंगे, गुणाकर मूल्य। अगला नंबर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है, ये कहां से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि शीर्षक का जो पाठ है, ये किस पाठ से लिया गया है। अक्षरों की कहानी, भारत लिपियों की कहानी और अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें देखने से पता चला है कि नागरी लिपि यानी कि लिपियों की कहानी भारत की लिपियों से होगा। तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से इसका जो राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते चले। बिल्कुल आप लोगों को मजा आता होगा, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको मजा ऐसे ही आते रहेगा। बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा लाइक के साथ में। बिल्कुल लाइक और कमेंट करते हैं, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है। चलिए आगे तो बनते रहेगा। ये तो बिल्कुल याद रखिए, आपका एग्जाम तक बिल्कुल ये वीडियो बनना बिल्कुल जारी रहेगा। साथ में लाइव क्लास जल्दी आने वाले हैं, उसका भी इंतजार आप लोग करते रहेंगे। क्लियर। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको देखेंगे 25। कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ब्रह्मी है, नंदी नागरी है, देवनागरी है या मराठी लिपि है, या मराठी लिपि। तो याद रखेंगे मराठी भाषा की जो लिपि है, ये जो राइट आंसर होगा, ये आपका होगा डी नंबर। कौन नंबर, डी नंबर। लेकिन मराठी लिपि नहीं है बाबू, मराठी एक भाषा का नाम है। वैसे हम लोग मराठी लिपि में ऐसे मारते कि मराठी भाषा की लिपि है तो मराठी है तो मराठी लिपि होगा, लेकिन नहीं, ये भाषा है, ये लिपि नहीं है। जो लिपि का नाम है वो देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि आ जाएंगे। कौन नंबर आ जाएंगे, देवनागरी लिपि आएंगे। यानी मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आपको बताया था शुरुआत में, अगर हम लेखक परिचय पढ़ाए या इसका थ्योरी भी पढ़ाए होंगे तो थ्योरी में भी लेखक परिचय बताए थे, तो उसमें बताए थे, या कहानी में भी सुनेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि नेवारी नेपाली भाषा जो है मराठी भाषा है, भोजपुरी मगही से लेकर के सारे भाषाएं, ये हम लोग कौन से लिपि से जानते हैं, ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला नंबर देखेंगे कि टकसाल का संबंध है। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपियों से या अनाज के ढेरों से। तो जो टकसाल का जो संबंध है ये हमारा सिक्कों से हो जाएगा।
क्या से हो जाएगा? सिक्कों से। क्या टकसाल का संबंध किससे है? ये सिक्कों से हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि श्रवण बेला गोल स्थान का संबंध, श्रवण बेला गोल स्थान का जो संबंध है एक किससे है? श्रवण बेला गोल स्थान का जो संबंध है ये किससे है? ये जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है और सिख धर्म से है और वैष्णव धर्म से है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये ए नंबर ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होगा, यानी कि जैन धर्म से है। किससे होगा? जैन धर्म से इसका राइट आंसर है कि ये श्रवण बेला श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। श्रवण बेल जो गोला है इसका संबंध किससे है? ये जैन धर्म से है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला यानी 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल्द देखिएंगे कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। तो सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार के लिपि है। आपको पहले बताए थे कि सिद्धम जो है सिद्धम और ब्रह्मी लिपि, सिद्धम लिपि और ब्रह्मी लिपि है, लिपि है तो एक प्रकार की ये लिपि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिपि। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। कहता है आगे कि किस देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किस लिपि को या किस कोई जगह ऐसा है, किस जगह को देवनागरी का संज्ञा दिया गया है? संज्ञा के मतलब समझते हैं ना कि यानी देवनागरी है उसके संबंध में लिखा गया है, यानी कि वो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएंगे। ये जो देवनागरी है ये सर्वनाम है। अब किसी कोई संज्ञा होगा तभी तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम लिखा गया होगा। ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। देवनागरी जो है सर्वनाम है। अब बताइए कि यहाँ पर संज्ञा क्या हो जाएगा? तो संज्ञा के बारे में आपको बताए हम, तो संज्ञा कोई संज्ञा होगा, रहा होगा तब ना उसी के बदले में हम सर्वनाम लिखे हैं। तो आपको बता देते हैं कि संज्ञा जो ये देवनागरी जो है सर्वनाम है, तो संज्ञा के जगह पर क्या हो जाएगा? तो ये एक जगह का नाम है जो काशी है। क्या चीज है? काशी। काशी के यानी काशी संज्ञा है, तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा के बदले में किसका प्रयोग होता है? सर्वनाम का। यानी कि काशी के बदले में हम देवनागरी, काशी जो है देवनागरी के नाम से जाना जाता है। काशी किसके नाम से जाना जाता है? देवनागरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ जो राइट आपका आंसर जो है ये काशी होंगे। क्या होगा? काशी आपका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? एक सरहद है, उसके बाद तुलसी है, वाल्मीकि है और निराला है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा कि क्या है? सरहपाद है। क्या है? सरहपाद है जो इसका राइट आंसर होगा कि हिंदी के आदि कवि है। कौन है? हिंदी के आदि कवि है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? पहला नंबर एक विद्वान था, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, या एक कवि या राजवैद्य का नाम है। तो कहता है कि अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष जो है ये कौन था? तो जिसका राइट आंसर होगा एक प्रख्यात राजा था जी, जो राष्ट्रकूट का राजा था। कहाँ के राजा था? राष्ट्रकूट के। कथा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था अमोघ वर्ष। क्लियर? अगला नंबर हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? तो जो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक और अपभ्रंश, संस्कृत और हिंदी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा। और ये देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा में आता है। देवनागरी लिपि में हो जाएगा। लिपि अगर बात करता है तो देवनागरी, और भाषा बात कर रहा है तो संस्कृत भाषा में होगा, यानी पुराना भाषा हमारा है जो संस्कृत है। साथ में कहता है कि बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है, इलाहाबाद के पास है, पुणे के पास है या पटना के पास है? तो बेतमा जो है ये इंदौर के पास में है। बेतमा कहाँ में है? इंदौर के पास में आपका बेतमा है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे यानी 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले थे? कहता है
कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पल्लव ताम्रपत्र मिले थे? पहला नंबर महेंद्रपाल, दूसरा नंबर राजा बरगुन, और तीसरा नंबर है राजा भोज, और चौथा नंबर है श्रीगंग राजा। श्रीगंग राजा। तो जो इसका राइट जो आंसर है, ये जो राइट आंसर कौन है? ये बी नंबर ऑप्शन है आपका राइट है, राजा बरगुन। राजा बरगिन जो है ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, आपका ये इतना ही क्वेश्चन जो था, यानी कि 34 को ही क्वेश्चन था। चलिए, इतना ही क्वेश्चन में हम लोग क्लियर है, और साथ में ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, और बिल्कुल एक एक चैप्टर का निचोड़ आपको मिलेगा, यानी जितना क्वेश्चन मिलेगा इसी में से आपको बोर्ड में ही पूछेगा। अगर टोटल क्वेश्चन आप लोग करते हैं, या अगर दोबारा बैठे रिविजन करने का अगर मन करे, तो बिल्कुल सेट के लिए वो आपको लेकर बैठेंगे, वो मार्कशीट लेकर बैठेंगे, या कॉपी लेकर कलम लेकर के बैठिए, अपने खुद से बनाकर देखिएगा कितने हम सही मारते हैं और कितने गलती मारते हैं। ये बिल्कुल हमें आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन जब जैसे बोले, तो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल ABC करके टिक लगाते चलिए, आप खुद से लगेगा कि हम कितना सही मार रहे हैं, कितना हम पानी में है। चलिए, आप इसका वीडियो भी बिल्कुल थ्योरी वगैरह देखते रहिएगा, और आगे भी वीडियो मिलते रहेगा। बिल्कुल शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू।